तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसका जो मिड टर्म का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है ना 29 सितंबर, जी हाँ बच्चों 29 सितंबर 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये सैंपल पेपर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, सैंपल पेपर वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको बगल में बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखा है इंग्लिश में, जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। सामान्य निर्देश को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं तो पेपर का कैसा फॉर्मेट रहने वाला है उसका एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश के अंदर बताया गया है कि प्रश्न पत्र में कुल 31 प्रश्न होने वाले हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी कि ये जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसके अंदर 31 प्रश्न यानी 31 क्वेश्चन जो है टोटल हमसे पूछे जाएंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ये 3 खंडों के अंदर यानी 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो रहेगा हमारा, इसके अंदर योग्यता आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि एप्टीट्यूड बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे हमसे। सेक्शन बी के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन सी के अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न का मतलब उसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आंसर आपको लिखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन सी में आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर सेक्शन वाइज आपको क्लियर करके बता रखा है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन ए में यहाँ पर बताया गया है, जिसको आप खंड ए भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपके रहेंगे, जो कि केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, स्रोत आधारित रहेंगे और कार्टून वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, 5 प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए हैं और इसके अंदर आपको निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। जो भी आपको निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको लिखना है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन बी होता है, जिसको हिंदी में आप खंड बी या फिर आपका खंड ख भी बोल सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 21 तक कुल 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के दिए होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आ जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के आपके होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेक्शन नंबर सी रहेगा, इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट वाला सेक्शन, इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कि 2, 4 और 6 नंबर के होने वाले हैं। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हमें 40 शब्दों में देना है। जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उनका आंसर हमें 100 शब्दों में देना है, यानी 100 वर्ड्स में देना है। और जो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर हमें 150 शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे इसी सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताया गया है। यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। और ये जो सैंपल पेपर हमारा होने वाला है ये हिंदी मीडियम में भी होने वाला है और इंग्लिश मीडियम में भी होने वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अगर सेपरेटली रीड करना चाहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस को तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो आपका 29 सितंबर 2023 को मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का,
उससे संबंधित। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क कह सकते हैं और खंड ए भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमसे योग्यता आधारित प्रश्न जो होते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है इस सैंपल पेपर के अंदर, यहाँ पर आपका केस स्टडी बेस्ड रहने वाला है, जहां पर आपको एक केस स्टडी दे देगा और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ये आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। कुछ लाइनें मैं यहाँ पर इस केस स्टडी का रीड कर देता हूँ। जैसे वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती के नहीं मिली है, इस तरह से, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो आपका वैश्वीकरण होता है, इससे हर बार जो राज्य होता है, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश, ठीक है, हर बार देश कमजोर होता है, ऐसा ये सही नहीं है काफी हद तक। ठीक है, और उसके बारे में ही यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राज्य के अनिवार्य कार्य कौन से है, यानी राज्य जो होता है, देश जो होता है, उसका मैंडेटरी काम कौन सा होता है कि हाँ भैया ये काम तो करना ही करना है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक देश का, एक राज्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसको आप मैंडेटरी भी बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है यार, एक देश है, कोई सा भी देश ले लीजिए यार, छोटा से छोटा देश ले लीजिए या बड़ा से बड़ा देश ले लीजिए, उसका ये प्राइमरी वर्क है या कह लीजिए मैंडेटरी काम है कि भैया वो अपने देश की सुरक्षा, जो सेफ्टी है, उसको बनाए रखे, कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जिसको आप कहते हैं, उसको अच्छे से स्टैब्लिश करके रखे, ताकि देश जो है कह लीजिए स्मूथ तरीके से रन कर सके, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1.2 में क्या पूछा गया है कि भारत जो है उसने वैश्वीकरण को यहाँ पर कब अपनाया। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि भारत ने जो वैश्वीकरण को अपनाया है वो 1991 के अंदर, यानी 1991 में अपनाया है। कब अपनाया है बच्चों? 1991 यानी 1991 में। एलपीजी उस टाइम पे हमने अपनाया था, आपको मैंने कई बार बताया भी एलपीजी के बारे में। अगर आपको पता है एलपीजी क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कितने बच्चों को याद है जो मैंने एलपीजी बताया था आपको, है ना। तो देखते हैं भैया कितने को याद है और कितने को याद नहीं है। जो भी बच्चा सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करके बताएगा और सबसे सटीक आंसर होगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। जितना जरा वीडियो को लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 1.3 में कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट आपको दे दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा कमजोर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है इससे एक देश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। तो ये गलत बात है भैया, नया टेक्नोलॉजी आने से देश मजबूत होता जाता है। जैसे इंडिया ले लीजिए, हमारा प्यारा भारत जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, राफेल जहाज आया, तो इससे हम कमजोर थोड़ी नहीं हुए, हम और मजबूत हो गए। हमने S-400 जो मिसाइल होता है वो रशिया से खरीदा, ये सिस्टम जो होता है उससे हम और मजबूत हो गए, है ना। नए नए हथियार जो है कोई देश बनाता जाता है, इससे क्या होता है, एक देश, एक राज्य जो है मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इस हिसाब से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.4 में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया। ठीक है, आखिर वो क्या कारण थे जिस कारण से 1991 के अंदर हमने वैश्वीकरण को अपनाया, और भैया 1991 से पहले हमने क्यों नहीं अपना रखा था वैश्वीकरण को, और हमारे देश में लाइसेंस राज क्यों चलता था, इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, देखिए ये साल है 1991, 1991 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं 1991 की तरफ, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए। तो 1991 में क्या हुआ था, हमारे देश के पास यानी भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व होता है वो हो गया था बिल्कुल कम, बिल्कुल लो पोजीशन पे आ गया था। ठीक है, अब फॉरेन रिजर्व क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, उसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। जैसे आपको अपने देश में कोई सामान खरीदना होता है तो आप इजीली जाएंगे, वो रुपया लेके जाएंगे और खरीद लेंगे। लेकिन वैश्विक स्तर पे अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो हमारे देश का करेंसी नहीं चलता है, रुपया नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए भारत को किसी और देश से कोई सामान खरीदना है, जैसे सऊदी से कोई सामान खरीदना है, तेल वगैरह खरीदना है,
तो अपने देश का ये जो गांधी वाला नोट होता है ना, गांधी जी वाला, ये वहां पे नहीं चलेगा। जो सऊदी अरब के लोग होंगे वो बोलेंगे भैया हमको आपका नोट नहीं चाहिए, हमको दीजिए यहाँ पर डॉलर। अगर आप हमको डॉलर देंगे तो हम आपको अपना तेल देगा हबीबी, है ना। तो हबीबी डॉलर दे दो हबीबी, तुम्हारा रुपया नहीं चलेगा इधर, है ना। उसी प्रकार से पूरी दुनिया में यह देखा जाता है कि लोकल करेंसी जो होता है किसी देश का, वो कोई और देश लेना पसंद नहीं करता है। वैश्विक स्तर पे जो व्यापार होता है वहां पर डॉलर का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तेल खरीदना है सऊदी अरेबिया से, तो यहाँ पर पाकिस्तान का करेंसी थोड़ी ना लेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बोलेगा भैया हमको दीजिए यहाँ पर डॉलर, है ना। तो उसी प्रकार से डॉलर हर देश के पास रहता है। डॉलर एक रिजर्व करेंसी के अंदर आता है, ठीक है। और हमारे देश के पास भी डॉलर था, लेकिन 1991 में क्या हुआ था, ये डॉलर की और इस तरह से फॉरेन रिजर्व जिसको आप कह सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको आप कह सकते हैं, उसकी कमी हो गई, ठीक है, जिससे कि हम बाहर से कोई चीज खरीद सकते थे। अब कमी हो गई भैया, तो हम गए भैया पूरी दुनिया में, जाहिर सी बात है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, तो हम आईएमएफ के पास गए कि हाँ हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हमको थोड़ा पैसा उसा दे दीजिए, हमारे देश को यहाँ पर जरूरत है ना, हमारे पास फॉरेन रिजर्व है नहीं। तो आईएमएफ ने बोला कि आप भैया एक तो अपना जो इकोनॉमी है उसको काफी बंद कर रखे हो, अपने देश को थोड़ा सा ना खोलो, है ना, बंद कर रखे हो काफी, क्योंकि आपके देश में ना तो इस तरह से बाहर की कंपनियां आती है, जैसे कोका कोला वगैरह है ना, इस तरह से ये बाहर की कंपनियां हैं, आप अपने देश में इनको घुसने ही नहीं देते हो। अपने लोकल जो कंपनियां हैं, लोकल प्लेयर्स है अपने देश में, उन्हीं को बढ़ावा देते हो। तो इन चीज को थोड़ा बंद करो और थोड़ा सा वैश्वीकरण जो है उसको अपनाओ। तो ये सारी समस्याएं उस टाइम पे हमें आई थी, जिस कारण से हमें क्या करना पड़ा, तो भारत को उस टाइम पे एलपीजी अपनाना पड़ा। अब एलपीजी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। एल का मतलब होता है आपका लिबरलाइजेशन, ठीक है, यानी कि उदारीकरण जिसको आप कह सकते हैं। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको आप यहाँ पर निजीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वही वैश्वीकरण जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने उस टाइम पे अपनाया। जिस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, और जो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो इस कारण से हमें इस टाइम पे अपनाना पड़ा। और भैया जब हम लोगों ने अपनाया तो यह देखने को मिला कि बाहर की कंपनियां भारत में आने लग गई, और भारत के अंदर जो विकास है वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा। और आज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2023 चल रहा है आपका, ठीक है, 2023 भी खत्म होने वाला है। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है उस टाइम पे तो आपका अराउंड 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास था, जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन अभी का जो फॉरेन रिजर्व है आपका वो 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। सोचिए 600 बिलियन डॉलर कितना ज्यादा हो गया। तो सोचिए उस टाइम पे कितना था हमारे पास, 10 से 15 बिलियन डॉलर, और आज के टाइम पे 600 बिलियन डॉलर, है ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया था, ठीक है। जो चीजें हमने अभी डिस्कस की उसी के बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बना हुआ था हमारा कि भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया। तो भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया ताकि वित्तीय संकट से उबर सके और आर्थिक वृद्धि की जो ऊंची दर होती है उसको प्राप्त कर सके, यानी कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का लेवल हुआ जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ना। हमारा मोटिवेशन जो है धरती से चांद और चांद से मंगल पे पहुंच जाता है। आप लाइक करते हैं, आपके लिए लाइक करना तो फ्री है, लेकिन भैया हमारे लिए बहुत कीमत है उसकी, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका केस स्टडी दिया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और केस स्टडी वही रहने वाले हैं, यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो जाएगा बस। अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही चीज आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर पहला क्वेश्चन था हमारा कि इसेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं आपके स्टेट के। तो वो होता है आपका इसेंशियल फंक्शंस की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा कि इंडिया ने किस ईयर में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो 1991 में यहाँ पर इंडिया ने अडॉप्ट किया था ग्लोबलाइजेशन को। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है भैया। तो यहाँ पर पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। 1.4 में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट ग्लोबलाइजेशन। तो भैया हमने ग्लोबलाइजेशन को क्यों अडॉप्ट किया। तो हमने अडॉप्ट किया था ताकि हम फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर सके और अचीव कर सके हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमने अचीव भी किया है। अभी हम वर्ल्ड के फास्टेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमारे प्यारे भारत का नाम आएगा। वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी कौन है भैया 2023 में, वो इंडिया है। और आगे आने वाले भविष्य में भी इंडिया ही रहने वाला है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है और यहाँ पर जो आपका केस स्टडी दिया गया है ये ब्रिक्स को लेकर के दिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है भैया, यहाँ पर आपका 5 देशों का एक ग्रुप है जो पहले 4 देशों का हुआ करता था, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया और इंडिया एंड चाइना आया करते थे। जो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी रूस में, और 2009 में जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसके अंदर एक और देश को ऐड कर लिया गया, साउथ अफ्रीका को। ठीक है, जिसको आप दक्षिणी अफ्रीका भी बोलते हैं। तब इसका जो नाम पड़ गया वो ब्रिक्स बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, ये नाम इसका पड़ गया। और इसके कई सारे उद्देश्य भी है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसका 11वां जो सम्मेलन हुआ था ब्राजील के राष्ट्रपति जो थे उनके द्वारा 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ था। अभी हाल ही में जहां तक मुझे पता है इसका 15वां सम्मेलन हुआ था, और आपका साउथ अफ्रीका में यानी कि वही दक्षिणी अफ्रीका में इसका 15वां सम्मेलन जो है संपन्न हुआ था, जहां तक अभी रिपोर्ट वगैरह न्यूज वगैरह देखा था उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप जो है गूगल पर भी इस चीज को सर्च कर लीजिएगा। चलिए इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिक्स को जो बनाया गया उसको क्यों बनाया गया, मोटिव क्या था बनाने का। तो ब्रिक्स को इसलिए बनाया गया था ताकि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, जो भी इसके मेंबर कंट्री है। जैसे आप देखेंगे ब्राजील हो गया आपका, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारे देश मिल करके ना बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अगर ये सारे देश मिल करके अपना आर्थिक सहयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इन देशों के अंदर देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिक्स को यहाँ पर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2.3 में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश को शामिल करने से ब्रिक जो था वो ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका, जिसको आप साउथ अफ्रीका भी बोल सकते हैं, इसको जब ऐड किया गया इस देश को, तब यहाँ पर जो आपका ब्रिक था वो ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 2.4 यानी 2.4 में देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में कौन से देश में हुआ। तो यहाँ पर ब्राजील के अंदर जो है 11वां सम्मेलन हमें देखने को मिला ब्रिक्स का। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेम यही आपका केस स्टडी इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमने हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के अंदर, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्रोत आधारित यानी कि सोर्स बेस्ड रहने वाले हैं। आपको एक सोर्स दे देगा इस तरह से, है ना, जिसको हिंदी में आप स्रोत भी बोलते हैं, इसको आपको रीड करना पड़ेगा और रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मानव की सुरक्षा को लेकर के इस तरह से दिया गया है स्रोत। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हमसे देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आप क्या शामिल करना चाहेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो अगर मानवता की सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर हम शामिल करना चाहेंगे जीवन की भूख, बीमारी तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना, ये हमारे यहाँ पर मानवता की सुरक्षा कहलाएगा, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आपका इसी स्रोत के अंदर से पूछा गया है और आंसर भी भैया यहाँ पर से ही आपको निकाल करके लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया हमसे कि ऐसे 4 खतरों की पहचान कीजिए जिनसे लोगों को बचाना चाहिए। तो भैया ऐसे 4 खतरे कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैश्विक ताप, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार धरती का जो तापमान बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को बचाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो हमें देखने को मिल रहा है, इससे लोगों को बचाने की जरूरत है। एड्स जो ये बीमारी है, इससे बचाने की जरूरत है। स्वास्थ्य और महामारियां जो ये फैल रही हैं, जैसे कोरोना वायरस वगैरह होता है ना, इस तरह की जो महामारियां फैलती हैं उनसे लोगों को बचाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया से रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा सोर्स दिया गया है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की लोकप्रियता का आकलन कीजिए। जो आपका प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र जो होता है उसकी जो लोकप्रियता है वो क्यों ज्यादा हमें देखने को मिलती है, पॉपुलैरिटी जो है वो क्यों ज्यादा देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि भैया प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को 5 बड़े देशों में प्राप्त व्यापक जन समर्थन के कारण जो है
लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यानी कि 5 बड़े-बड़े जो देश है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी कह लीजिए बढ़-चढ़ करके अपनाया है, जिस कारण से ये जो आपका लोकतंत्र है इसको ज़्यादातर पॉपुलैरिटी देखने को मिली है। जहाँ पर अमीर और गरीब विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले नागरिक लोकतंत्र के विचार को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ठीक है, वहाँ के जो नागरिक है वो इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ भैया ये जो लोकतंत्र है ये रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र रहेगा तो हमारी गरीबों की बात भी सुनी जाएगी, इस तरह से समझी जाएगी और काम किया जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में लोकतंत्र को व्यापक समर्थन मिलने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो दक्षिण एशिया के अगर 5 बड़े देशों की बात करें तो वहां पर लोकतंत्र को इतना ज्यादा समर्थन क्यों मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि लोकतंत्र को व्यापक समर्थन प्राप्त होने के कारण यह है कि उन देशों के अनुकूल होना ये तथा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद जगाता है कि भैया ये तो एक देखो उन देशों के अनुकूल है, तो इस कारण से यहाँ पर लोकतंत्र को बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। जैसे आप देखेंगे भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में तो भैया समर्थन तो मिलता है, जनता तो चाहती है लोकतंत्र लाना लेकिन भैया आता नहीं है। खैर ठीक है, आपका देखेंगे इधर श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, है ना, भूटान में तो खैर वहाँ राजतंत्र चलता है। तो इस तरह से ये जो देश है यहाँ पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। यहाँ की जो जनता है ना भैया, बहुत भोली भाली जनता है, वो चाहती है लोकतंत्र रहे। और एक्चुअली में देखा जाए तो लोकतंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, लोकतंत्र होना भी चाहिए, है ना। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं कि भैया रोटी कपड़ा मकान हो, उसके लिए सरकार काम करे, जो लोकतांत्रिक सरकार आ रही है, ठीक है, और सरकार काम भी करती है काफी हद तक, तो उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने में मदद करता है ये लोकतंत्र और उनकी उम्मीदों को जगाए रखता है। अगर मान लीजिए एक राजा राज करेगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, है ना, वहीं एक जनता का चुना हुआ आदमी जो है वहां पर राज करेगा तो वो जनता की बात जरूर सुनेगा। लेकिन राजा अगर राज करेगा तो वो अपनी मनमानी करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को लोकतंत्र काफी ज्यादा भाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं सोर्स को, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों आपको। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको एक कार्टून दे दिया है, उसको देखना है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको लिखना है। बाकी मैं कार्टून के ऊपर एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको कार्टून के ऊपर अलग से एक वीडियो देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। जो आपका मिड टर्म का एग्जाम आने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक कार्टून दिया गया है। ये जो कार्टून है आपका बच्चों, ये चीन से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये आप दीवार देख रहे हैं ना इस तरह से, ये दीवार कौन सी दीवार है भैया, ये चीन की दीवार है। कौन सी दीवार है, ये चीन की दीवार है। और ये जो आप ड्रैगन देख रहे हैं ना, ये चीन से संबंधित है। यहाँ पर एक आदमी उसको ऐसे रोक रहा है, जैसे अरे रुक जा ताऊ, रुक जा, कितना आगे बढ़ेगा भाई। तो इस तरह से एक जो आदमी है रोक रहा है। तो ये जो कार्टून है आपका, ये क्या दिखा रहा है, चीन की बढ़ती हुई ताकत को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी कार्टून से संबंधित यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्टून में दर्शाए गए कौन से 2 प्रतीक संबंधित देश के पहचान करने में सहायक है। ये जो कार्टून है आपका, इसमें कौन सा ऐसा 2 प्रतीक दिखाया गया, 2 ऐसा सिंबल दिखाया गया है जिससे कि इस कार्टून में किस देश के बारे में बात हो रही है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रैगन दिखाया गया है और ये चीन की दीवार दिखाई गई है ना। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। एक तो आपका ड्रैगन हो गया, एक चीन की दीवार हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी कार्टून से संबंधित क्या पूछा है कि यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। ठीक है, ये जो कार्टून है आपका, ये वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहा है। तो ये कार्टून जो है वर्ल्ड को मैसेज दे रहा है कि भैया 2040 तक अगर चीन की आर्थिक विकास को नहीं रोका गया, ऐसे ही चाइना डेवलप करता गया, तो 2040 में दुनिया की सबसे बड़ी जो है आर्थिक शक्ति चीन बन करके उभरेगा। और अभी जो अमेरिका है ना, वर्ल्ड का सुपर पावर, अमेरिका तो भैया कब का पीछे हो जाएगा, है ना। तो ये कार्टून यही संदेश देना चाहता है कि भैया चीन जो है बहुत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, और इतना ज्यादा अगर आर्थिक विकास इसका चलता रहा तो 2040 तक भैया दुनिया का सुपर पावर बनिए जाएगा ये, और बन जाएगा भाई बिल्कुल। चाइना आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ही देखेंगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको चाइना में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो पूरी दुनिया का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, चाइना को बोलते हैं। अगर आपका किसी भी देश का अगर आदमी है ना, बिजनेसमैन, उसको कुछ चीज बनवाना होता है तो वो कहाँ जाता है, चाइना में जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी iPhone 15 लॉन्च हो गया है ना, अमीरों वाला iPhone 15 बहुत महंगा होता है भैया, 1,80,000 का आईफोन आता है। तो मुद्दे पे आते हैं, यहाँ अमीरी करीबी छोड़ते हैं। देखिए आईफोन 15 जो है 15 लॉन्च हो गया है। अब ये जो लॉन्च हुआ है ये बना होगा ना किसी देश में, तो यहाँ पर है तो ये अमेरिका का ब्रांड, अमेरिका की कंपनी, लेकिन आईफोन जो बनता है आपका
वो बनता है भैया चाइना में, है ना। अब चाइना से बन के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो भैया फायदा किसको हो रहा है, यहाँ पर चाइना को फायदा हो रहा है, वहां के लेबर को रोजगार मिल रहा है, वहां की इकोनॉमी बढ़ रही है, और यहाँ पर एप्पल को भी फायदा हो रहा है। एप्पल का क्या है भैया, आईफोन बिक रहा है, आईफोन में उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पर चाइना को इनडायरेक्टली फायदा होता जा रहा है। और उसी प्रकार से पूरी दुनिया में अगर कोई भी सामान बनवाना चाहता है किसी भी देश का नागरिक या किसी देश का बिजनेसमैन, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है भैया, तुरंत चाइना में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर सस्ते में सामान बन जाता है और पूरी दुनिया में अपना सामान बेच भी सकता है। तो इसी प्रकार से जो चीन का आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और 2040 तक जो है चीन जो है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, है ना। तो ये कार्टून जो है यही संदेश देना चाहता है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, यही आपका इंग्लिश मीडियम में कार्टून तो वही रहने वाला है, जो वर्ड्स होंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्टून है आपका, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया इस कार्टून के बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा कंट्री है, ठीक है, कौन कौन से सिंबल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो एक तो आपका ड्रैगन है, एक वॉल ऑफ चाइना है, जिसको आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये जो कार्टून है ये क्या मैसेज देना चाह रहा है वर्ल्ड को, तो भैया ये कार्टून यहाँ पर बोल रहा है कि चाइना का अगर ऐसे ही रैपिडली डेवलपमेंट होता रहा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन के निकलेगा 2040 के अंदर, ठीक है, 2040 जिसको आप 2040 भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी, जिसको हिंदी में आप खंड बी या खंड ख कह लीजिए। इसके अंदर हमसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 21 तक ये वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं, और भैया इनका आंसर आपको देना है, तो एक एक करके देते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका यूएनओ है उसके 6 अंग हमें देखने को मिलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस, तो वो है भैया 6, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कि हेडक्वार्टर कहाँ है भैया यूनेस्को का, तो पेरिस फ्रांस में है। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यूनिसेफ की जो स्थापना थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आईएलओ का मुख्यालय जो है बच्चों वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो लेबर वगैरह होते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो नेशन बिल्डिंग के अंदर कौन से ऐसे तत्व है जो बाधा डाल रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो निरक्षरता, पढ़े लिखे लोग जो है कम देखने को मिलते हैं, जिस कारण से भारत का जो राष्ट्रीय निर्माण हो रहा था उस टाइम की बता रहा हूँ, अभी तो काफी सारे पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, उस टाइम पे भारत का जो राष्ट्रीय निर्माण हो रहा था तो ये एक चीज था जो बाधा डाल रहा था उस टाइम पे। जातिवाद की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही थी, बेरोजगारी हो गया आपका, है ना। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1950s के टाइम पे 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसको बदल करके किस आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड, तो 1950 1950, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1962 में जो है चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। जो हार हुआ था हमारा उस टाइम पे 1962 में, क्योंकि भैया हम लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा कह लीजिए टेक्नोलॉजिकली पीछे थे, और चाइना उस टाइम पे बहुत आगे था। लेकिन अब लड़के दिखा लो ना भाई, आ जाओ मैदान में, खुला है यार। चलिए व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया, तो 1962, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के जो 16 तक क्वेश्चन है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाला रहने वाला है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो चलिए भैया पूर्ति कर देते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए कि निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ डैश बहाल रखने का समझौता किया, तो यथास्थिति बहाल रखने का जो एग्रीमेंट है वो निजाम ने किया था 1947 के नवंबर महीने में, ठीक है।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सन डैश में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हमें देखने को मिला, जो आपका यूएसएसआर था वो कोलैप्स कर गया है ना। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और दिसंबर 25 1991 के अंदर जो सोवियत संघ था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो 70 सालों तक सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया, रूल किया। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और 70 ईयर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख 3 में से एक चुनौती कौन सी थी। जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था 1947 में, तो 3 मेजर चैलेंजेस थे हमारे सामने, 3 प्रमुख चुनौतियां थी। उसमें से एक था आपका देश को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि हमारा जो देश है बच्चों आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे 1947 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1947 की। उस टाइम पे एक भारत, अखंड भारत नहीं था हमारा, अलग अलग रजवाड़ों के अंदर यानी प्रिंसली स्टेट के अंदर हमारा जो देश था वो बटा हुआ था। 565 रजवाड़े थे, ठीक है। इनको एक भारत, अखंड भारत बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तब आज आपके इस टाइम पे जो आप भारत देख रहे हैं ना कि हाँ, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, इधर आपका गुजरात से लेकर के असम तक, ये जो भारत आप देख रहे हैं, ये भारत जो है उनकी देन है कहीं ना कहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इसीलिए उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है भैया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको हाथ जोड़ करके नमन है भैया। आज के टाइम पे तो क्या होता है कि एक जो माता पिता होते हैं, अपने जो 2 बच्चे होते हैं, जो 2 भाई बहन होते हैं या 2 भाई कह लीजिए, उनको एक नहीं रख पाते हैं। वो जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं मैं अलग रहूंगा, मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ अलग रहूंगा, इस तरह से बोलने लग जाते हैं। और उस टाइम पे सोचिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरह से साम दाम दंड भेद लगा करके एक भारत, अखंड भारत बनाया, जो भारत 565 टुकड़ों में बटा हुआ था उस टाइम, सोचिए, है ना। तो कितना ज्यादा उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखना चाहिए, और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखना चाहिए। कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा उनके बारे में, बहुत रोचक चीजें आपको जानने को मिलेंगी। सेम यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं भैया 17 क्वेश्चन से लेकर के 19 क्वेश्चन तक। यहाँ पर जो बातें बताई गई है उसके अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 19 तक ये जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, दिए गए प्रश्नों का अध्ययन कर उत्तर पुस्तिका में सही अथवा गलत के बारे में आपको बताना है, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, सही गलत बताना है। तो देखते हैं भैया 17वां क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1947 में हुई थी। तो ये आपका गलत है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला है अगला क्या है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश इन 1947। तो ये रॉन्ग है आपका, 1944 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, जो फेल हो गया था। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर यूएनओ को बनाया गया था 1945 के बाद, या 1945 में ही बना लिया गया था। ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद बना था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ये जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखिए, यूएनओ के वर्तमान जो हमारे महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस जी है। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी इस तरह से देख सकते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 20वां और 21वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको संक्षिप्त में देना है, यानी कि शॉर्ट में इसका आंसर देना है। तो देख लेते हैं भैया, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1992 को, यानी 1992 को हुई थी। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं कि व्हेन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो नवंबर 1 1992, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए कि एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेला ही G8 का सदस्य है। तो वो भैया आपका जापान, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच कंट्री ऑफ एशिया इज द ओनली मेंबर ऑफ G8, यानी कि अभी तो G7 हो गया है खैर आपका। तो यहाँ पर आपका जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसको चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आसियान का कोई एक संस्थापक देश बताना है। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक देशों की बात करें तो वहां पर मलेशिया आ जाता है आपका, ठीक है। 5 देशों ने आपका बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद आसियान की स्थापना की थी, और वो 5 देशों में से एक थे हमारे यहाँ पर आसियान, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, और मलेशिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर आपसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है आपका, इसको हम लोग करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट जो है आधा पेपर के आसपास देख लिया है, और आधा के आसपास जो हमारा पेपर बच गया है, 50% के आसपास जो पेपर हमारा बच गया है, वो हम लोग करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। जैसे अभी इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।